नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए के तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी जो छात्र छात्राएं अब की बार बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे हैं, उनको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होगा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में। अच्छा, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया का सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है और चैप्टर वाइज कुछ क्लासेस भी मैंने अवेलेबल करवा दी हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे। और अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है या पिछले वर्ष के पिछले 2 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अगर आपको देखना है तो आप उसको भी देख पाएंगे जब आप हमारे 2024 वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे या 2023 वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं प्रयास करूंगा कि 2024 वाली प्लेलिस्ट में इंक्लूड करवा दूंगा जो क्वेश्चन पेपर होंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के, और 2022 और 2023 के जो मॉडल पेपर हैं या 2023 और 24 वाले जो मॉडल पेपर हैं उनको मैं इंक्लूड करवा दूंगा, जो अब की नई प्लेलिस्ट मैंने बनाई है 2025 की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से बनने वाले ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं। लगातार अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ही तमाम प्रश्नों की सूची मैंने इकट्ठा कर ली है। मैंने इस पर रिसर्च किया कि किस विश्वविद्यालय में या अन्य विश्वविद्यालयों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में कौन कौन से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि कॉमन है कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में वही प्रश्न लगातार आते हैं। तो चूंकि सिलेबस अधिकतर विश्वविद्यालयों का या लगभग सभी विश्वविद्यालयों का सेम है, तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोगों को बड़ी राहत होती है। क्योंकि मैं देखता हूं कि भाई फलानी यूनिवर्सिटी का पेपर ये है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी यूनिवर्सिटी को लेकर के एक प्रकार से उसी आधार पर मॉडल पेपर सेट करता हूं। इससे क्या होता है, हर एक विश्वविद्यालय के बच्चे जो होते हैं आसानी से अपने एक प्रकार से तैयारी कर पाते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं। आप लोगों ने इससे पहले हमको फर्स्ट सेमेस्टर में सुना और सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने हमसे पढ़ा और बहुत ही बारीकी के साथ आपने समझा। ठीक इसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि थर्ड सेमेस्टर आपका कुछ अलग हो रहा है, इसलिए क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर आपकी क्लास हो रही है और क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं इसमें आपको लिखित फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। इससे पहले मैं जब पढ़ाता था तो केवल मॉडल पेपर देता था जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते थे और उन्हीं क्वेश्चंस पर मैं चर्चा करता था। लेकिन अब क्या है, मॉडल पेपर आपको एक प्रकार से साक्षात मैं सामने आकर के आपको पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही बारीकी के साथ आपको पढ़ाऊँगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, चैप्टर वाइज वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मॉडल पेपर इसी तरीके से मैं और देता रहूँगा, चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी होती रहेंगी। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है? सांप्रदायिकता एक प्रकार से कम्युनलिज्म जिसको बोलते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं जैसे कम्युनिटी से बना हुआ, संप्रदाय से बना हुआ सांप्रदायिकता। हालांकि सांप्रदायिकता समुदाय दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग टर्म हैं। समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहता है और अपने समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहाँ पर बना रहता है। लेकिन जो एक प्रकार से सांप्रदायिकता होती है, सांप्रदायिकता का सीधा तात्पर्य होता है 2 धर्मों के बीच एक प्रकार से मतभेदों से, या सांप्रदायिकता का सीधा सीधा मतलब होता है जैसे हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं वो सांप्रदायिक दंगे कहे जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक मिनट मैं देख लूँ कि क्वालिटी आपकी वीडियो की कैसी है, ठीक ठाक है कि नहीं। वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बिल्कुल आपको एक प्रकार से ठीक ठाक लग रही कि नहीं लग रही? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल दिख रहा है। चलें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? वर्गीय भावना जो अपने समूह या वर्ग के लिए विशेष अधिकारों और हितों की रक्षा पर आधारित होती है, वही एक प्रकार से सांप्रदायिकता होती है। सांप्रदायिकता बेसिकली मैं अगर आपको और सरल शब्दों में बताऊं तो सांप्रदायिकता का सीधा सीधा संबंध होता है वर्गीय भावना से, जो अपने समूह को आगे बढ़ाना चाहती है। अपने समूह को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे समूह को अगर दबाना भी पड़े या दूसरे समूह में एक प्रकार से दूसरे समूह को एक प्रकार से धंसाना पड़े या नीचे दबाना पड़े तो उसमें लोग पीछे नहीं हटते हैं। यानी अपने धर्म को बढ़ाने का एक प्रकार से उद्देश्य तो होता ही है, लेकिन साम दाम दंड भेद या किसी तरीके से अपना धर्म या अपना वर्ग या अपनी जाति अपना संप्रदाय आगे बढ़े, दुनिया से नहीं मतलब है। ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से वर्गीय भावना जो एक प्रकार से अपने समूह या वर्ग के लिए विशेष अधिकारों और विशेष हितों पर की रक्षा पर आधारित होती है, वही सांप्रदायिकता कहलाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इन्होंने एक बार लिखा था सांप्रदायिकता को लेकर के कि सांप्रदायिकता
धार्मिक एकता पर आधारित वह वर्गीय भावना होती है। यानी एक वर्गीय भावना है जो किस पर आधारित होती है? धार्मिक एकता पर। धर्म के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं और वो एक प्रकार से अपने अपने को एक समझते हैं। तो धार्मिक एकता पर आधारित एक वर्गीय भावना होती है सांप्रदायिकता, जिसका वास्तविक उद्देश्य जानते हैं क्या होता है? जिसका रियल एम जो होता है, या एक प्रकार से वास्तविक उद्देश्य जो होता है, उस वर्ग विशेष यानी जिस वर्ग से जुड़ा हुआ है उस वर्ग विशेष के लिए राजनीतिक शक्ति और अधिकारों को प्राप्त करना होता है। यह वस्तुतः गुट मानसिकता इसको कह सकते हैं। यानी कि एक गुट की मानसिकता या एक संप्रदाय की मानसिकता, एक धर्म की मानसिकता इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, जो स्वयं को किसी धर्म संप्रदाय के ऊपर आधारित करती है, लेकिन उसका उद्देश्य राजनीतिक शक्ति और संरक्षण प्राप्त करना होता है। यानी राजनीतिक शक्ति यानी कि जो पॉलिटिकल पावर होती है उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से सांप्रदायिकता को एक प्रकार से आगे बढ़ाया, ताकि उसके पास शक्ति हो और उसका संरक्षण हो सके, राजनीति में एक प्रकार से उसका दबदबा कायम हो सके। सांप्रदायिकता बेसिकली यही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं इसकी परिभाषा आपसे पूछी गई है। राजनीतिक दल भारत में जैसे कि भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, बीजेपी मतलब जो एक प्रकार से बसपा हो गई यानी कि बहुजन समाज पार्टी, सपा हो गई, ठीक है, समाजवादी पार्टी, इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस या और भी तमाम प्रकार की पार्टियां हैं जो एक प्रकार से जो है काम कर रही हैं राजनीति में। तो राजनीतिक दल को पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलते हैं। एडमंड बर्क नाम के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यानी कि राजनीतिवेत्ता हैं। इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है। यानी कि सबसे पहली बात, पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों का समूह होता है। कैसे लोगों का समूह होता है? ऐसे लोगों का समूह होता है जो कुछ प्रिंसिपल्स पर सहमत होते हैं, यानी कि कुछ सिद्धांतों पर सहमत होते हैं कि भाई ये सिद्धांत हमारा रहेगा। जैसे समाजवादी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो समाजवाद की विचारधारा को फॉलो करती है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक जो एक प्रकार से वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी अपनी विचारधारा होती है। ठीक है, तो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर के अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा सभी लोग मिल करके एक प्रयास करते हैं और प्रयासों के द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं। यानी जनता के हित के लिए इकट्ठा होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और जनता का कल्याण करने के लिए प्रेरित मतलब कि जनता के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, अग्रसर रहते हैं। वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज़। गिलक्राइस्ट नाम के विद्वान ने राजनीतिक दल की उपयुक्त परिभाषा देते हुए कहा कि राजनीतिक दल जो होता है नागरिकों का एक ऐसा समुदाय या ऐसा संगठित समुदाय होता है जो कुछ समान विचारों के आधार पर गठित होता है। यानी कि कुछ समान विचार होते हैं जिस पर सभी सदस्य जो होते हैं वो एक प्रकार से अपना मत देते हैं। यानी कि ये सभी जितने भी दल में समूह या जितने भी समुदाय में लोग होते हैं वो सब उन समान विचारों को एक प्रकार से फॉलो करते हैं और उसी के आधार पर इकट्ठा होते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। सरकार जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सांसद जो होते हैं वही मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये सरकार बनती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी भूमिका होती है सरकार को गिराने में और सरकार को एक प्रकार से आगे बढ़ाने में, सरकार को बनाने में। इस प्रकार राजनीतिक दल एक ऐसे व्यक्तियों का एक निकाय होता है, एक संगठन होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर पूर्णतः या आंशिक मतलब कि समानता रखता है या समता रखता हो तथा सामूहिक प्रयासों के द्वारा शासन के अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हों, वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, वो होते हैं एक प्रकार से समूह। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कैसे समूह, कैसे दल, पॉलिटिकल दल या राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है भैया, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। लघु उत्तरीय में प्रश्न बन सकता है आपका। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कैसे हुई? महारानी या वायसराय द्वारा भारतीयों के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की गई थी? देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति बेसिकली कब होती है ये आप सभी को पता भी होगा। होता क्या है कि 1857 ईस्वी में जब क्रांति होती है, क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है, अभी तक जो कंपनी थी ये 15 साल के लिए एक प्रकार से, वैसे तो 15 साल के एग्रीमेंट पर भारत में व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या उद्देश्य से आई थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन धीरे धीरे 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, 1761 का बक्सर का युद्ध हुआ और इस दो युद्धों के बाद से आप देखते हैं भारत में राजनीतिक जो है हस्तक्षेप शुरू होता है अंग्रेज़ों का
और ये लोग एक प्रकार से भारत पर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब भारत पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये पॉलिटिकल जो भारत की शक्ति है उसको भी अपने हाथों में ले लेते हैं, जो एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते हैं। अब चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, अब उस कंपनी पर एक प्रकार से चूंकि ब्रिटेन के सरकार का कोई उतना अधिकार ज़्यादा था नहीं, थोड़ा बहुत अधिकार था। अब क्या किया, जैसे क्रांति हुई तो ब्रिटेन की जो एक प्रकार से महारानी थी उनको लगा कि एक प्रकार से कंपनी भारत पर अत्याचार कर रही है, एक बहाना उनको मिल गया ताकि वहाँ से कंपनी के शासन को हटा करके अपना शासन एक प्रकार से स्थापित किया जा सके। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक प्रकार से 1858 का एक अधिनियम पारित करवाया। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में एक प्रकार से महारानी विक्टोरिया को डायरेक्ट शासन हो गया भारत का। अब कंपनी एक प्रकार से के हाथों शासन चला जाता है और महारानी विक्टोरिया जो होती हैं उनके हाथों में यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला जाता है। अब ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड करता है कि भारत में कौन से कानून बनेंगे और किस मतलब कब कानून बनेंगे, किन मुद्दों पर विचार होगा, ये ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करेगी, कंपनी डिसाइड नहीं करेगी। यानी कंपनी का शासन मात्र 1857 ईस्वी तक ही रहा। 1858 ईस्वी के बाद से भारत में वायसराय, जो पहले गवर्नर जनरल होते थे उनको वायसराय कहा जाने लगा। और इसीलिए यहाँ पर पूछा गया प्रश्न कि महारानी या वायसराय। महारानी का चूंकि प्रतिनिधि होता था वायसराय, जो भारत में आकर के भारत में राज करता था महारानी की तरफ से। ठीक है, तो वो एक प्रकार से कौन कौन सी घोषणा की गई थी उसी के बारे में पूछा गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम अनेक कारणों से असफल रहा, यानी कई कारण थे जिसके कारण से जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति थी वो असफल रही। इसके कई कारण थे, चूँकि नेतृत्व का अभाव था, कोई एक सत्ता नहीं थी, कोई एक शक्ति नहीं थी, तालमेल बैठाने वाला कोई सिस्टम नहीं था, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। यानी कुल मिलाकर के बहुत सारी कमियां थी हमें, और इसी कमियों की वजह से हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो सफल नहीं हो पाया। इस आंदोलन में अंग्रेज़ों की विजय होती है और भारतीय सैनिकों को पराजय का मुख देखना पड़ता है। आंदोलन समाप्त होने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति करके ब्रिटिश क्राउन माने होता है मुकुट, तो ब्रिटेन की गद्दी पर एक प्रकार से अनुवांशिक तरीके से राजा बनते हैं। तो वहाँ पर विक्टोरिया महारानी शासन कर रही थी, तो उनके छत्र मतलब उनके एक प्रकार से मुकुट पर मतलब उनका जो मुकुट होता है, यानी जो भी एक प्रकार से गद्दी पर बैठेगा वही एक प्रकार से क्राउन वही शासन करेगा। तो ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। इस शासन हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के बन जाने से महारानी विक्टोरिया भारत की भी समाग्री बन गई। ठीक है, भारत की शर्मागी भी एक प्रकार से महारानी, शर्मागी मतलब होता है सम्राट की पत्नी या एक प्रकार से महारानी टाइप की। ठीक है, तो भारत की भी महारानी हो गई। महारानी ने भारतीयों के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं भी की थी, जिसके उनके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय लॉर्ड कैनिंग एक प्रकार से भारत के पहले एक प्रकार से वायसराय बने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को उन्होंने पढ़ करके सुनाया था इस घोषणा पत्र को, जो महारानी के द्वारा भारतीयों के लिए किया गया था। इस घोषणा पत्र में कई बातें थी, जिनमें से 4 प्रमुख बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहली बात 1858 ईस्वी के अधिनियम में ये थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीयों के लिए जो की गई, उसमें था कि भविष्य में हम युद्ध के द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करेंगे। ये महारानी विक्टोरिया कहती हैं कि जितना शासन हमारा है उतने पर ही सीमित रहेंगे, हम युद्ध के द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार अब भारत में नहीं करेंगे। पहली बात इन्होंने कही। दूसरी बात इन्होंने कही महारानी विक्टोरिया ने कि भारतीय नरेशों माने होता है राजा, जो भारत के राजा हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। किसका? जो भारत के राजा हैं, तमाम प्रकार के जो भारत में छोटी बड़ी रियासतें थीं, 565 से अधिक रियासतें जो भारत में इधर उधर फैली हुई थी, उन सभी जो राजा थे उन सभी की रक्षा करी जाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उनका सम्मान भी किया जाएगा, ऐसा महारानी विक्टोरिया ने कहा घोषणा पत्र में। इसके अलावा धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में बताया। इसके अलावा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह भी बताया कि भारत के लिए कानून बनाते समय यहाँ के यानी भारत के जो रीति रिवाज हैं इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि भारत के रीति रिवाज क्या हैं, भारत की परंपराएं क्या हैं, भारत में एक प्रकार से चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके भारत का कानून और भारत एक प्रकार से भारत के लिए नियम कायदे बनाए जाएंगे, ऐसा महारानी विक्टोरिया ने कहा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है या एक प्रकार से आपको पूरा का पूरा क्लास चैप्टर वाइज या एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स इन सभी के प्राप्त करने, मॉडल पेपर के भी पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, यानी कुल मिलाकर ये कोर्स लेना है आपको, तो सभी सब्जेक्ट का कोर्स एक प्रकार से आपको बिल्कुल और बिल्कुल मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में कर दिया गया है। अब सारे सब्जेक्ट आप पढ़ें मात्र 100 रुपये में। आपको करना क्या है, 91, 61,
936062 इसी पर आपको व्हाट्सअप पर SMS कर देना है। और ये व्हाट्सअप नंबर इसी पर SMS करके आपको बोलना है कि सर जी हमको जो है कोर्स चाहिए, हमारा सब्जेक्ट ये है, अपना नाम बता दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा और हमको कोर्स लेना ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, कोर्स में क्या आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट की बात की जाए, अधिकतर सब्जेक्ट जो होंगे, ठीक है, अधिकतर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ उन सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा आपको PDF नोट्स मिलेंगे। जैसे कि अभी ये एक प्रकार से क्लास हो रही है आपकी राजनीति शास्त्र की, राजनीति शास्त्र के मॉडल पेपर की। तो ये राजनीति शास्त्र का जो मॉडल पेपर की PDF है, ये जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपको PDF, यही वाला PDF जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का PDF आपको मिलता रहेगा। PDF के साथ साथ आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे मैराथन क्लास आएगी। ठीक है, जिसमें कई सारी एक प्रकार से जो प्रश्न होंगे एक ही वीडियो के माध्यम से जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। पूरे के पूरे सिलेबस को समाप्त करने का प्रयास एक ही वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैं बताऊंगा, विभिन्न विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही ज़रूरी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे और तमाम प्रकार के डाउट वगैरह जो आपके दिमाग में BA को लेकर के होते हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। इसके अलावा अगर आपका एक सब्जेक्ट जो आपका को करिकुलर वाला होता है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, आपकी बार को करिकुलर में जानते हैं क्या पढ़ना है, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना है। इसका भी एक प्रकार से मैं तैयारी करवा दूंगा और इसकी भी PDF नोट्स आपको उसी पैसे में, यानी कि मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर SMS करेंगे, एक स्कैनर आपके पास सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसी ग्रुप में आपको वीडियो लेक्चर्स की लिंक, यानी लाइव क्लास जब भी होगी उसकी लिंक मिलती रहेगी और उसका PDF नोट्स भी आपको नीचे क्लास होने के बाद में तुरंत मुहैया करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक प्रकार से कोर्स की डिटेल मैंने बता दी। फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 100 रुपये में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, एक माइनर सब्जेक्ट की और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट। इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी जो होगी, 5 सब्जेक्ट जो आपके हैं, इनकी तैयारी विधिवत तरीके से होती रहेगी। तो मात्र 100 रुपये में अगर इतना कुछ मैं दे रहा हूँ तो बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके समक्ष चीज़ें या ऑफर आ चुका है। तो आप लोग इसको तुरंत एक्सेप्ट करें और तुरंत SMS करें। मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप सोचो कितना मैंने कम कर दिया। अब इसमें ये मत कहिएगा कि सर जी, कुछ बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया कि सर जी कंसेशन कर दीजिए। अब 100 रुपये में क्या कंसेशन करें, आप ही खुद डिसाइड कर लो भाई। ठीक है, तो तुरंत SMS करें 9161 93 60 62 पर और एडमिशन लें फटाफट से, ताकि आपकी परीक्षा तक आपके कोर्स को कंप्लीट करवाने का पूरा कोशिश किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनको कोर्स लेना फटाफट से आप SMS करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसके बारे में बताइए। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, चूँकि 73वां संविधान संशोधन जो है 1994 के आसपास या 1993 के आसपास हुआ और इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है, यानी ग्राम सभा के जो चुनाव होते हैं या एक प्रकार से जो है ग्राम पंचायतों के चुनाव, क्षेत्र पंचायतों के चुनाव या फिर जिला पंचायतें के चुनाव होते हैं। गांव वगैरह से अगर आप हैं तो आप जानते होंगे, जैसे कि प्रधानी का चुनाव, BDC का चुनाव और जिला पंचायती का चुनाव। ठीक है, चले, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1994 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। इसके द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। जिस राजस्व गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक है उसे ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया, यानी कि एक ग्राम में एक प्रकार से लगभग अगर 1000 लोग हैं तो वहां पर प्रधानी का चुनाव होगा, वहां पर एक प्रधान चुना जाएगा तथा जनसंख्या के अनुसार 7 से 15 सदस्य चुनने की व्यवस्था भी यहाँ पर करी गई है। 1000 से कम गांव की जनसंख्या होने पर उसे समीप के ग्राम पंचायत में जोड़ दिया जाता है और वहाँ पर एक प्रकार से जब वो जुड़ जाता है उसके बाद में वो उसका, ऐसे कि हमारे गांव में जब चुनाव होता तो बगल का एक गांव है वो भी हमारे में इंक्लूड होता है। तो ऐसे कई सारे गाँव के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घर मिला करके एक लगभग 1400-1500 या 2000 वोटर का एक प्रकार से इकट्ठा करके और एक ग्राम पंचायत बनती, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। अभी मेरे यहाँ ग्राम पंचायतों का चुनाव था। ठीक है, मुश्किल से जो है 20-25 दिन पहले की बात है या 15-20 दिन पहले की बात है, चुनाव था। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों
जनजातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर अनुसूचित सीट, अनुसूचित जनजाति सीट, पिछड़ी सीट, महिला सीट, ये सब आती रहती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ग्राम पंचायतों के चुनाव अगर आप जीतेंगे तो आप क्या बनेंगे, आप एक प्रकार से प्रधान बनेंगे। ठीक है, मुखिया बनेंगे गाँव के। बिहार में मुखिया का चुनाव होता है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में प्रधानी बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं गाँव में। प्रधान जो होते हैं गाँव के एक प्रकार से मुखिया के रूप में होते हैं और गांव का एक प्रकार से विकास करने में प्रधान की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, और प्रधानी, जब प्रधान कोई गांव का हो जाता है तो उसकी अलग रिस्पेक्ट होती है गांव में। ठीक है, ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य में खास करके पेयजल की व्यवस्था ग्राम प्रधान के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ग्राम प्रधान मार्ग निर्माण, यानी जो गांव का रोड वोड होता है, आरसीसी वगैरह वाला, खड़ंजा वड़ंजा, ये सब प्रधानी में आता है। ग्रामीण आवास, यानी जो कॉलोनी आती है गांव में रहने, जैसे किसी का छपरा का मकान है, जो है कोई मकान अच्छा नहीं है किसी का, तो उसके लिए एक प्रकार से कॉलोनी की व्यवस्था यानी आवास की व्यवस्था प्रधान के द्वारा करी जाती है। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधान काम करते हैं। विद्युतीकरण, यानी गाँव में बिजली वगैरह खंभा लगवाना हुआ तो प्रधान के अंतर्गत ही होता है। पुलिया का निर्माण हुआ गाँव में जल निकासी के लिए तो भी प्रधान ही उसको करवाएंगे। जल प्रबंधन की बात हुई, यानी कि पानी पीने की सुविधा की बात हुई तो भी एक प्रकार से प्रधान के अंतर्गत। लघु सिंचाई, छोटी सिंचाई के लिए एक प्रकार से नहर वगैरह की बात हुई, या कुछ छोटी बहुत चीज़ें हुई जिससे उस एरिया में चीज़ें हो जाए तो लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, इन सभी के लिए प्रधानी, यानी वृक्षारोपण, इन सभी के लिए प्रधानी कोटे में पैसे आते हैं और प्रधानी में एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो अगर आप प्रधानी अपने गांव में है, आपके गांव में कोई प्रधान है, तो आप जान जाइए कि ये सब चीज़ें प्रधान के अंतर्गत आती हैं। अब आप सोचें आपके गांव में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो ये होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों में क्या हुआ कि भाई क्षेत्रीय स्तर पर एक प्रकार से चुनाव होते हैं और इस यहाँ पर इसे ग्राम का जो प्रधान होता है उसका चुनाव होता है 5 साल पर। ठीक है, उसके बाद में लगभग 6-7 करोड़ रुपए लगभग आते हैं एक पंचवर्षीय में प्रधान के पास। अब वो एक प्रकार से प्रधान को यूज करते होते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं भगवान जाने। ठीक है, हालांकि प्रधानी का स्टेटस गांव में बड़ा लंबा होता है, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। ठीक है, और प्रधानी के लिए तो बहुत एक प्रकार से आजकल तो बड़ा मारा मारी चलती है। ठीक है, कि प्रधानी चुनाव अगर कोई बड़ा नेता हार जाता है तो बड़ी एक प्रकार से उसकी बेइज्जती भी होती है। ठीक है, कि भाई तुम अपने गांव के प्रधानी नहीं जीत पाए हैं तो क्या जिला पंचायती और ये क्या जीतोगे। ठीक है, तो 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्थाओं की बात करी गई 73वें संविधान संशोधन में, जिसमें पहला स्तर था सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत का चुनाव, सेकंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत का चुनाव और थर्ड स्तर पर आपका होता है यानी कि जिला पंचायत का चुनाव। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पंचायत वेब सीरीज अगर देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा। चले अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति हैं, उनकी एक समिति बनी थी, चूँकि उस समिति की अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने करी थी और इसी समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। पंचायती राज व्यवस्था की दिशा में विचार करने के लिए 1957 में 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश करी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज या पंचायत राज संस्थानों की या संस्थाओं की शुरुआत की जानी चाहिए। समिति का यह कहना था, बलवंत राय मेहता समिति का, कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय मतलब कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिसके मुखिया प्रधान, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रकार से हो, यानी एक प्रकार से खंड स्तर पर जो एक प्रकार से ब्लॉक प्रमुख होते हैं, बीडीसी का चुनाव जो होता है वो, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद होनी चाहिए। ठीक है, इन संस्थाओं को प्रशासन की वास्तविक शक्ति तथा उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए और सामाजिक विकास के कार्यक्रम इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी ग्रामों तक सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग हों, ताकि एक प्रकार से हर गांव और हर एक ज़िले में, हर एक क्षेत्र में विकास हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था करी गई है। देखिए, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान की है वो किससे रिलेटेड है, तो 11वीं अनुसूची में किसके बारे में कहा गया भाई, 11वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में, वो भी ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, मतलब कि एक प्रकार से जो शहरी पंचायतें होती हैं, ठीक है, नगर पंचायत जो होती हैं उनके बारे में जोड़ा गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसके द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कराया जाना चाहिए, यह अनिवार्य कर दिया गया। यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। नई पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में अनुसूचित जाति,
जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। जब इनकी सीट आती है तो केवल यही लड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि हर पंचवर्षीय में सीट बदलती रहती है, कभी महिला, कभी पिछड़ी, कभी एससी, कभी एसटी, इस तरीके से सीट बदलती है। लगभग 25 सालों के बाद में एक प्रकार से सवर्ण लोग लड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब कि हमारे गाँव में एक प्रकार से सामान्य सीट थी, सामान्य पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कराया जाना चाहिए या कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। नए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी वर्गों के लिए निर्धारित स्थानों में से उस वर्ग की महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए जो स्थान आरक्षित हैं उनमें से 1/3 स्थान अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक सराहनीय कार्य माना जाता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे SC ST में भी महिलाओं को लेकर के उनको भी और अधिकार थोड़ा सा दिया गया है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देने की बात करी गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखें, अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में चुनाव की प्रमुख त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। भारत में चुनाव में कई सारी त्रुटियां होती रहती हैं और ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भारत में क्या है कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दिक्कत इसलिए होती चुनाव में, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें एक प्रकार से बड़ी जनसंख्या है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो ऐसे में चुनाव में थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती है। चुनाव प्रणाली में कौन सी त्रुटियां, गलतियां होती हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। पहली गलती, राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों यानी कि जो उनको वोट मिला है एवं स्थानों में काफ़ी अंतर चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी कमी रही है। सन 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 19.94% मत प्राप्त करके 41 स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। लगभग 20% मत उनको मिला था। दूसरी बात, चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रही, क्योंकि आजकल के चुनाव में पैसे रुपए खूब एक प्रकार से चलते हैं, खूब एक प्रकार से दिक्कत हो, मतलब कि चुनाव से पहले ही लोग एक प्रकार से जो सत्ता पक्ष या विपक्ष होता है पैसे रुपए बांटने शुरू कर देते जनता में, और इस तरीके से जनता में पैसे का बंटवारा खूब दबा के करते हैं, इससे ताकि वो वोट दें हमको, ठीक है। तीसरी कमी भारतीय चुनाव व्यवस्था में ये है कि राजनीति में अपराधियों की भूमिका बढ़ती जा रही है और हिंसा का प्रयोग हो रहा है। लोग डरा धमका करके भी कहीं कहीं पर एक प्रकार से चुनाव लड़ते हैं और एक प्रकार से लोग डर के मारा वोट भी दे देते हैं, और जो एक प्रकार से राजनीति में लोग हैं वो सफ़ेदपोश अपराधी भी होते हैं, कहीं ना कहीं पे वो अपराध भी करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, या देखते हुए मतदाताओं में उदासीनता देखने को भी मिल रही है। बहुत सारे एक प्रकार से जो वोटर हैं वो नोटा पर बटन दबा के चले आते हैं, या बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो अपने घर से वोट डालने ही नहीं जाते हैं। यानी एक प्रकार से जो मतदाता हैं वो एक प्रकार से उदासीन हो चुके हैं, चूँकि राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं सभी लोग भौकाल छोड़ेंगी, चुनाव से पहले आकर के हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, ये चीर देंगे, पत्थर को पानी बना देंगे, दुनिया भर का ये कर देंगे, और जब जीत जाते हैं उसके बाद में फिर 5 साल नज़र नहीं आते हैं, उन मुद्दों पर बातचीत नहीं करते हैं, शिक्षा बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, और नाना प्रकार के मुद्दों पर जनता को उलझाए रहते हैं। इस तरीके से एक प्रकार से ऐसे कई सारी पार्टीज़ हैं जो चुनाव जब आएगा तो इतना भौकाल छोड़ेंगे, आकर के टीवी चैनलों पर मचा देंगे, अब की तहलका मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर का ज्ञान ले लेंगे। लेकिन जब क्या होगा, जब जीत जाएंगे या एक प्रकार से मतलब जीतने के बाद भी एक प्रकार से वो मुद्दे, जिन मुद्दों पर उनको काम करना चाहिए, वो मुद्दे उनके दिमाग में आते नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इस वजह से बहुत सारे जो मतदाता हैं वो एक प्रकार से वोट डालने ही नहीं जाते, या बहुत सारे मतदाता हैं जिनको कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद ही नहीं आती, वो नोटा वाला बटन दबा देते हैं कि भाई मुझे कोई नहीं पसंद है। तो ये एक प्रकार से, चूँकि राजनीतिक दलों में कथनी और करनी में बड़ा अंतर कथनी मतलब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, ठीक है।
पांचवी बात यह है कि शासक दल जो होता है प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग भी कर लेता है कभी कभी। यानी जैसे मान लेते प्रधानिक चुनाव है, तो पहले से जो प्रधान होता है उसका ज़्यादा दबदबा होता है, वो चूँकि पहले से जानता है कि कौन क्या क्या कैसे होता है, इस वजह से या सरकार जिसकी होती है वो एक प्रकार से कुछ फ़ायदा इधर उधर से उठा लेते हैं शासन तंत्र का। तो ये भी एक प्रकार से त्रुटि है। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक दलों का दबाव भी एक प्रकार से होता है, जिससे वे निष्पक्ष कार्य नहीं कर पाते हैं और बेईमानी भी कभी कभी चुनाव में हो जाती है। प्रधानी वर्धानी में जो बड़े लोग होते हैं एक प्रकार से 10 12 15 वोट इधर उधर से बढ़वा लेते हैं या फर्जी डलवा देते हैं। इस तरीके से बड़ा देखने को मिलता है, चूँकि जो एक प्रकार से निर्वाचन के अधिकारी होते हैं उन पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनका प्रेशर रहता है। कहीं कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग एक प्रकार से रुपए पैसे लेकर के, इस तरीके से भ्रष्टाचार इसमें आज व्याप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग में भी आप देख रहे हैं चुनाव वगैरह उतना निष्पक्ष तरीके से आज भी एक प्रकार से नहीं होने को हो पा रहा है। लेकिन फिर भी एक प्रकार से कुछ मात्रा में एक प्रकार से चीज़ें सही हो रही हैं। थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो कमियां धीरे धीरे दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है और ज़रूरी भी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जातिवाद भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बताएं। जातिवाद भारतीय राजनीति में मतदान को बहुत एक प्रकार से विकट प्रभावित कर रही है। आजकल जातिगत जनगणना हो रही है, जाति के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं, एक जाति को एक प्रकार से लुभाते हैं और दूसरी जाति को एक प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो जाति वोट बैंक है, एक प्रकार जाति वोट बैंक है, इस पर लोग काम कर रहे हैं। हर एक जो है क्षेत्र में जब किसी को टिकट दिया जाता है तो जाति देख करके टिकट दिया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत में चुनाव अभियान को जातिवाद के रूप में देखा जाता है। प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा होता है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्रायः उकसाया जाता है, ताकि संबंधित प्रत्याशी को अपनी जाति के मतदाताओं का पूरा समर्थन मिल सके। लोग जातियों के नाम पर तमाम प्रकार की चीज़ें बताते हैं, बरगलाते हैं लोगों को, और जनता जो होती है, जैसे आपको बता दूं, जब 10 बार वही चीज़ें बड़े बड़े लोग कह दें तो वो चीज़ें सही लगने लगती हैं। यानी किसी गलत को या किसी झूठ को 10 व्यक्ति अगर साथ ही बोल दे, साथ ही बोले 10 व्यक्ति एक ही बात को वही बात बोले, तो वो एक प्रकार से बातें सही लगने लगती हैं। इस वजह से मेरे भाई एक प्रकार से ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जातियों के नाम पर एक प्रकार से वोट मांगने के लिए नेता लगातार जनसभाएं करते हैं, लगातार अब तुम्हारे मतलब अपनी जातियों के बारे में, जाति के विरोधों के बारे में, आप भविष्य में आपने क्या किया, या डराते हैं कि भाई तुमको ये कर देंगे अगर वो जीत जाएंगे तो। इस वजह से कई प्रकार के नियम कायदे बना करके राजनीतिक मैदान में उतरते हैं, ठीक है। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन भी जाति के आधार पर होता है, टिकट वगैरह जाति के आधार पर ही दिए जाते हैं। जैसे अभी मैं अगर आपको बताऊं तो सपा से हमारे यहाँ गोंडा लोकसभा से जब चुनाव हो रहा था तो गोंडा लोकसभा से श्रेया वर्मा जी को टिकट मिला था। श्रेया वर्मा जी एक सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, बेनी प्रसाद वर्मा, उन्हीं की एक प्रकार से पुत्र की पुत्री यानी सुपुत्र मतलब की सुपौत्री थी, मतलब कह सकते हैं नातिन थी। तो कहीं ना कहीं पे उनको चुनाव मतलब वोट क्यों मतलब उनको क्यों दिया गया टिकट सपा से, चूँकि गोंडा लोकसभा में वर्मा बिरादरी का वोट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 2.5 लाख के आसपास या 2 लाख के आसपास वर्मा वोट बैंक है। इसके अलावा सपा के और कुछ जो समर्थक हैं, इस वजह से वोट उनको काफ़ी मिला था। हालांकि राजा कीर्तिवर्धन सिंह जो थे हमारे यहाँ से मनकापुर के राजा हैं, वो लड़े थे। तो एक प्रकार से चूँकि भाजपा से लड़े थे और मनकापुर के राजा भी हैं, तो उनका भी एक अलग दबदबा रहता है, जैसे बृजभूषण शरण सिंह का रहता है, ऐसे ही राजा मनकापुर का भी रहता है। लेकिन राजा मनकापुर तो राजा है, वो ज़्यादा राजनीति में उतना इंटरफेयर नहीं करते, वोट मांगने भी उतना ज़्यादा जाते नहीं है, लेकिन लोग मतलब वोट दे देते हैं, जीत जाते हैं। और चूँकि भाजपा की लहर में भाई कोई भी खड़ा हो जाए तो वो जीत जाता है, ठीक है। उनका क्षेत्रीय सांसद उतना मेहनत, देखिए बृजभूषण सिंह की बात अलग है, चूँकि बृजभूषण सिंह की अगर बात करें तो उनका क्षेत्रीय जो एक प्रकार से स्तर है वो राजा भैया से कहीं ज़्यादा है। हालांकि ये मुद्दे आपको शायद ना समझ में आए, चूँकि ये गोंडा लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वोट बैंक के चक्कर में क्या होता है, जाति एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में सामने आया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे प्रधानिक चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव हो। हमारे गांव में भी प्रधानिक चुनाव था तो उसमें ठाकुर बाभन का एक प्रकार से हो गया, क्योंकि हमारे गांव में लगभग आप मान के चले कि 40-45 घर ब्राह्मण हैं और लगभग इतने ही घर ठाकुर हैं। तो इस तरीके से एक ठाकुर लड़े थे, एक ब्राह्मण लड़े थे। तो ठाकुर जो थे एक प्रकार से, चूँकि वो पहले से एमएलसी शुरुआत से ही रहे, ठीक है, मतलब एमएलसी थे, विधान मतलब बड़े आदमी हैं वो, तो वो जीत गए, चूँकि एक प्रकार से उनका भाई शुरुआत से उन्होंने लगभग 52 साल से प्रधानी उन्हीं के घर में है, तो उनके टक्कर में कोई यहाँ पर तो है नहीं मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से होता है कि राजनीति में जो होता है
राजनीति में बेसिकली क्या होता है कि भाई साम दाम दंड भेद छल कपट दंभ द्वेष सब कुछ उसमें लगा देते हैं व्यक्ति। मतलब राजनीति में एक प्रकार से जो भी करें राजनेता वो सब जायज़ होने लगता है। तो राजनीति में एक प्रकार से लोग आप देखते हैं जनता जो है चौराहे पर बैठ करके 2-2 कप चाय पीती है उन्हीं के पैसे पर जब तक चुनाव होता है, और लड़ाई करते हैं। ठीक है, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, दूसरे से बहस करेंगे, अरे ये जीता था, हमारा समीकरण कह रहा है इतना वोट इनको यहाँ से मिल रहा है, वो हमारा मतलब कि आप देखें चुनाव से पहले का माहौल शादी ब्याह में जब भी लोग बैठेंगे तो यही सब बात करेंगे कि अरे इतना वोट यहाँ से वो मिल रहा है, इतना वोट वहाँ पर वो है मिल रहा है। मतलब समीकरण सभी बैठाते हैं, जो राजनीति का राह भी नहीं जानते हैं वो भी एक प्रकार से इधर उधर की सुनी सुनाई बातों को एक प्रकार से उस दौरान एक प्रकार से बोलने लगते हैं जब शादी ब्याह का मैटर होता है और चुनाव एक प्रकार से सर पर होता है। इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से जातिवाद जो है ये भारतीय निर्वाचन प्रणाली को आज एकदम से ढके हुए है। जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, इसकी भावना एक प्रकार से लगातार चुनाव को जकड़ी हुई है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के अधिक मतदाता होते हैं प्रायः उसी जाति के से उम्मीदवार बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न जातियों के नेताओं का चुनावी अभियान अपनी जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए होता है। देश के मतदाताओं के द्वारा अपने मतों का प्रयोग करते समय जातिवाद की भावना दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह और उनके पुत्र थे अजीत सिंह। तो चरण सिंह और उनके पुत्र अजीत सिंह की सफलता जाट मतदाताओं पर निर्भर है। तो मुलायम सिंह यादव की सफलता यादव जाति पर निर्भर है पूरी तरह से। इस तरीके से जो एक प्रकार से चरण सिंह हैं और पुत्र उनके अजीत सिंह हैं तो उनकी सफलता जो जाट मतदाता हैं वो उनको वोट देते हैं जो कि उनके जात के हैं। मुलायम सिंह यादव और जो अखिलेश यादव हैं उनको एक प्रकार, मुलायम सिंह यादव तो शायद अब नहीं रहे, तो उनके जो एक प्रकार से पुत्र हैं अखिलेश यादव एक प्रकार से कैसे जीतते हैं, वो यादव बिरादरी से उनको बहुत वोट मिलते हैं। ठीक है, कोई भी यादव, अधिकतर यादव जो होते हैं वो एक प्रकार से सभी लोग उन्हीं को वोट देते हैं। ऐसे ही अपने अपने जाति के लोग अपने अपने जाति को एक प्रकार से पकड़ के रखे हैं। तो राजनीति को एक प्रकार से, वो भी भारतीय राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जाति एक प्रकार से बहुत बड़ा एक प्रकार से इंडिकेटर भी होता है, डिसाइडर होता है किसी भी चुनाव के परिणाम में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, क्षेत्रीयतावाद के क्या दुष्परिणाम दिखाई देते। क्षेत्रीयतावाद में क्या होता है, क्षेत्रवाद, यानी जब एक प्रकार से अपने कुछ एरिया है, जैसे कि मान लेते हैं उत्तर दक्षिणवाद हो गया, या एक प्रकार से कोई एरिया है, मान लेते हैं कोई ए नाम की एरिया है या कोई एरिया है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के लोग अपने उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं, बिहार के लोग अपने बारे में, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाएगी, यानी हमारा क्षेत्र आगे, वो कहेंगे हमारा क्षेत्र आगे। तो कभी कभी क्षेत्रवाद की भावना आती है, उत्तर दक्षिण की भावना आती है। ठीक है, तो क्षेत्रीयतावाद की भावना राष्ट्र के विकास में बाधक होती है, इसलिए इसके निम्न दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला दुष्परिणाम क्षेत्रवाद का क्या है भाई, पहला दुष्परिणाम क्षेत्रवाद का यही है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव एक प्रकार से क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बात, राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच संबंध जो होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, संबंध अच्छे नहीं रह जाते। क्षेत्रवाद से क्या होता है, सरकारों में एक प्रकार से द्वेष और मतभेद हो जाते हैं। इस वजह से केंद्रीय सरकार भी कहीं ना कहीं पे इसमें एक प्रकार से उतना इम्पोर्टेंट भूमिका नहीं निभा पाती। स्वार्थी नेतृत्व और संगठनों का विकास इसमें होता है, जो अपने ही क्षेत्र का विकास करने के लिए एक प्रकार से उद्धवत रहते हैं और दूसरे क्षेत्र को दबाने का प्रयास करते हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये स्वार्थी नेतृत्व होता है और संगठनों का विकास। इसके अलावा भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाषाई एक प्रकार से क्षेत्रवाद भी दिखाई पड़ता है कि आप दूसरी भाषा बोलते हैं, हम दूसरी भाषा बोलते हैं, तो एक भाषा के लोग दूसरी भाषा से जलन थोड़ा सा रखते हैं, ये भी एक प्रकार से होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता को चुनौती एक प्रकार से देते हैं हमेशा क्षेत्रीयतावाद। तो क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम यही हैं कि भाई ये सब एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं और एक प्रकार से हर एक क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करते हैं ये क्षेत्रवाद। ठीक है, अपने क्षेत्र को केवल आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, दूसरे क्षेत्र को आगे बढ़ता वो नहीं देखना चाहते या नहीं देखना पसंद करते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वैसे ये सारे प्रश्न जो मैंने अभी बताए हैं, ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पे विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में। प्रश्न है, भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक शासन पर प्रकाश डालिए। अर्धसंघात्मक शासन, चूँकि भारत एक प्रकार से संघात्मक होते हुए भी अर्धसंघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है,
भारतीय अर्थसंघवाद पर मैंने चर्चा करी है। भारतीय संविधान को कुछ विचारकों ने अर्धसंघात्मक कह करके पुकारा है। यद्यपि भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ लक्षण एकात्मक शासन के भी दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे राज्य सरकारें निरंकुश ना होने पाएँ और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनाव ना उत्पन्न हो और राज्य सरकार और केंद्र सरकार तालमेल बैठा करके आगे बढ़ें। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं और कुछ लक्षण संघात्मक शासन के भी दिखाई पड़ते हैं। यानी जब दोनों चीज़ों के लक्षण दिखाई पड़ते तो इसको हम अर्धसंघात्मक क्यों ना कह दें। तो भारतीय संविधान को अगर कोई व्यक्ति या कोई विद्वान अर्धसंघात्मक कह करके पुकारता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। भारतीय संविधान को निम्न कारणों से, यानी कई कारण, निम्न माने नीचे लिखे गए कारणों से, निम्न कारणों से संघात्मक कहा जाता है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कारण हैं या रीज़न हैं जिस वजह से हम भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक सरकार, ये मतलब कि संविधान या अर्धसंघात्मक सरकार के रूप में देखते हैं। सबसे पहली बात, भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय संविधान क्या है भाई? भारतीय संविधान लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान एक प्रकार से लिखा गया है। भारत का एक प्रकार संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है या है। और भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान दुनिया का ही नहीं बल्कि एक प्रकार मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। तो ये लिखित है, इसको बनने में एक प्रकार से 2 साल, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसको बनने में लगा, ठीक है। ये भारतीय संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय संविधान निर्मित संविधान है, इसको एक संविधान सभा बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई, उसके द्वारा बाकायदा चर्चा हुआ, लगातार चर्चा होती रही, उसके बाद में संविधान का निर्माण हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और फाइनली 26 जनवरी 1950 को एक प्रकार से अपना भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ। 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। वैसे जो है 24 नवंबर 1949 को ही कुछ चीज़ें लागू हो गई थी भारतीय संविधान की, लेकिन 26 जनवरी की डेट चूँकि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाई गई थी पहले रावी नदी के तट पर, इसीलिए 26 जनवरी की डेट को याद करने के लिए या इसको मेमोरियल या यादगार बनाने के लिए इस डेट को एक प्रकार से संविधान लागू करने की डेट रखी गई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, क्लियर। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। केंद्र और राज्य, चूँकि आप देखते हैं इसमें 3 प्रकार की सूची काम करती हैं भारत में, जिन पर अलग अलग सरकार कानून। एक होती है राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची। एक होती है आपकी केंद्र सूची, ठीक है, केंद्र सूची। और तीसरी होती है समवर्ती सूची, ठीक है। कौन सी सूची भैया? समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची पर कानून जो बनाता है भैया वो एक प्रकार से कौन बनाएगा? राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची पर कानून जो होती है राज्य सरकार बनाती है, ठीक है, राज्य सरकार बनाती है। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार, जैसे कि केंद्र सरकार में इस समय कौन है? मोदी जी बनाएंगे। राज्य सरकार मान लेते हैं यूपी की मैं बात कर लूँ तो यूपी में कौन सी सरकार है? योगी बाबा, तो यहाँ पर योगी जी बनाएंगे कानून, ठीक है, या योगी और उनका मंत्रिमंडल बनाएगा। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिमंडल बनाएगी। ऐसी समवर्ती सूची जो होती है इसमें जो विषय शामिल होते हैं उस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर कानून बनाती हैं। जैसे समवर्ती सूची में कई विषय शामिल हैं, इसमें राज्य सूची में कुछ विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। केंद्र सरकार केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाती है और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें कौन सा चीज़ शामिल है? शिक्षा। इसमें क्या शामिल है भैया? इसमें शामिल है शिक्षा, ठीक है। किसकी बात की? शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा में अगर मैं आपको बताऊं, शिक्षा में क्या है? शिक्षा पर कानून एक प्रकार से राज्य सरकार भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है। जैसे कि आप देखते हैं प्राइमरी पाठशाला जो है वो उत्तर प्रदेश की देन है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी मतलब केंद्रीय विद्यालय होता है, ठीक है। एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। आप देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी और केंद्रीय यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो
इस पर कानून एक प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है। लेकिन मान लेते हैं किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है और राज्य सरकार ने भी उसी मुद्दे पर कानून बनाया हुआ है, तो किसका मान्य होगा? तो उस दौरान केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। यानी कि एक प्रकार से मान लेते हैं शिक्षा पर कोई कानून राज्य सरकार पहले से बनाई हुई है और केंद्र सरकार को लगता है कि ये कानून अच्छा नहीं है, राज्य सरकार ने अच्छा नहीं बनाया है, तो केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि केंद्र सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार जिसने मतलब कि जिस मुद्दे पर राज्य सरकार ने कानून बनाया है उसी मुद्दे पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य सरकार कानून उसी समय नेगलेक्ट हो जाएगा बिना कोई शर्त के, और राज्य सरकार मतलब कि राज्य सरकार का कानून खत्म हो जाएगा और केंद्र सरकार का कानून उस मुद्दे पर लागू हो जाएगा। इस तरीके से केंद्र को एक प्रकार से भारतीय संविधान ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा एक प्रकार से वो देता है वरीयता, जबकि राज्य सरकारों को कम देता है। इस तरीके से भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। किन किन शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ राज्य सरकार के पास हैं, इसका स्पष्ट विभाजन जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तीसरा मुद्दा, केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं, यानी केंद्र में अलग सरकार है और राज्य की अलग सरकार है। जैसे कि केंद्र में मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, और राज्य में से आप पश्चिम बंगाल में आप देखें तो ममता बनर्जी की सरकार है। दोनों विपक्षी पार्टीज़ हैं, फिर भी सरकार अलग अलग है। ऐसे ही यूपी में मोदी जी की सरकार है। कुल मिलाकर के केंद्र और राज्य की सरकारें भी इसमें अलग अलग होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तो ये भी एक अर्धसंघात्मक शासन के लक्षण है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि है। कोई भी बात होती है, कोई भी कानून बनाने से पहले हमको एक बार संविधान को देखना पड़ता है। संसद कोई कानून अगर बनाती है तो सबसे पहले एक प्रकार से क्या करती है? संविधान के नियमों का उल्लंघन ना हो, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देती है। यानी कोई भी कानून बनाने से पहले आपको यह ध्यान देना होता है कि वह कानून जो हम बना रहे हैं वह संविधान के एक प्रकार से अकॉर्डिंग है कि नहीं है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद का अवहेलना तो नहीं कर रहा है वो कानून। ये सब चेक करना पड़ता है, उसके बाद में जाकर के फिर कोई कानून बनता है। ठीक है, तो संविधान सर्वोपरि है। संविधान ही एक प्रकार से अंतिम व्याख्याता या संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट होता है। संविधान में जो लिखी बातें उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। पांचवी विशेषता भारतीय संविधान की ये है, जिसके कारण से हम इसको संघात्मक कह सकते हैं। ठीक है, इसके कारण से चूंकि इसमें न्यायपालिका की निष्पक्षता है, न्यायपालिका किसी के अंडर में नहीं रहती। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हैं ये एक प्रकार से विधायिका और न्याय मतलब विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं। यानी कार्यपालिका और विधायिका का कोई दबाव नहीं पड़ता है न्यायपालिका पर। ये नहीं होता कि मोदी जी जा करके कहेंगे तो न्यायपालिका में ऐसा निर्णय होगा, नहीं। मोदी जी के खिलाफ भी निर्णय हो सकता है, मोदी जी के पक्ष में भी निर्णय हो सकता है। यानी कि जो सत्य होगा उसी पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है निष्पक्ष होकर के। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार निष्पक्षता से काम ना करे तो भारतीय एक प्रकार से जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ जाएगा। भारतीय लोकतंत्र एक प्रकार से बचा इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के काम करती है। कहीं कहीं फिर आपको देखने को मिलता है कि भारतीय न्यायपालिका एक प्रकार से जो विधायिका है उसके थोड़ा अधीन होती प्रतीत होती है, लेकिन वो होता नहीं है वास्तव में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। कुछ कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है सत्ता पक्ष का, जब कोई सरकारें लगातार एक प्रकार से मतलब कि पक्ष में रहती हैं और लगातार वो जीतती चली जाती है, तो इस दौरान जो न्यायपालिका मतलब कि जो न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, चूँकि उनकी नियुक्ति वगैरह राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति सत्ता पक्ष का ही बनता है, तो कहीं ना कहीं पे उसका थोड़ा बहुत तो प्रभाव जरूर न्यायपालिका पर पड़ता है। और ये एक प्रकार से पड़ना भी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब उसी का पार्टी के लोग एक प्रकार से या उसी के मुद्दे पर लोग काम करते हैं। हालांकि क्या होता है, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि न्यायपालिका अपने कर्तव्य के से थोड़ा बहुत हटी हो। न्यायपालिका हमेशा से अपने कर्तव्यों को एक प्रकार से निष्पक्षता के साथ देखती आ रही है। और भारतीय संविधान की सबसे ज़बरदस्त विशेषता यही है कि भारतीय एक प्रकार से जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। विधायिका और कार्यपालिका का इस पर कोई अधिकार नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ठीक है, निष्पक्ष स्वतंत्र है वो। तो ये एक प्रकार से भारतीय संविधान के संघात्मक शासन को एक प्रकार से दिखाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया। इस संबंध में केसी वीयर नाम के बड़े विद्वान आदमी, इनका नाम आपको मैं बताऊं, ये बड़े विद्वान हैं, संविधान के बड़े ज़बरदस्त ज्ञाता हैं। तो केसी वीयर ने कहा कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करके मतलब कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। राज्य अलग है और केंद्र अलग है। ना तो केंद्र राज्य को समाप्त कर सकता है और ना ही राज्य केंद्र को समाप्त कर सकता है। संविधान की व्याख्या अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है कि संविधान का जो व्याख्या होगी वो कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, न्यायपालिका करेगी कि संविधान क्या कहता है, संविधान किस मुद्दे पर दिक्कत। जैसे मान लेते हैं अभी विधायिका माने संसद में कोई कानून बना दिया जाए, संसद का कानून पारित हो जाए,
तब एक प्रकार से लोगों को लगे कि ये कानून एक प्रकार संविधान के खिलाफ है। न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका उस कानून को एक प्रकार से चेक करेगी, उस पर डिस्कस करेगी। अगर वो संविधान के खिलाफ पाया गया, उस कानून को तुरंत निरस्त कर देगी। ये अधिकार एक प्रकार से न्यायपालिका के पास होता है, जिसको बोलते हैं न्यायपालिका की न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति होती है दोबारा से एक प्रकार से किसी मुद्दे को चेक करके उसको नेगलेक्ट करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। यानी न्यायपालिका एक प्रकार से संविधान की अंतिम व्याख्याता होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। राज्य सरकारें केंद्र को चुनौती ना दे सकें, इसके लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है भारत में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे जो राज्य हैं, कुछ जो अलग अलग देशों के किनारे से, कि आप देखते हैं चाइना किनारे जो देश मतलब राज्य हैं भारत के, या एक प्रकार से पाकिस्तान किनारे जो राज्य हैं, या ऐसे और राज्य जो हैं, वो एक प्रकार से आए दिनों अगर चीन से फंडिंग हो जाए या अन्य देशों से, पाकिस्तान से कुछ दिक्कत हो जाए, तो ऐसे में एक प्रकार से वो राज्य जा कर के किसी के बरगलाए में ना आए। इस वजह से केंद्र को थोड़ा सा पावरफुल बनाया गया है, ताकि एक प्रकार से कोई भी राज्य, देखिए अनुच्छेद 2, 3 आप देखेंगे, अनुच्छेद 1, 2, 3 ये एक प्रकार से ऐसे अनुच्छेद हैं, 4 इन सभी में बताया गया कि भाई कोई भी राज्य जो होगा भारत से अलग नहीं जा पाएगा। भारत का कोई भी टुकड़ा एक प्रकार जो भारत के अंतर्गत है, भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई बाहरी टुकड़ा भारत में शामिल हो सकता है, विजित भूमि शामिल हो सकती है। अगर आपने कोई युद्ध में कोई भूमि जीती है तो भारत में मिल सकता है भारतीय क्षेत्रफल में, लेकिन भारत का कोई भी क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी वजह से भारत के केंद्र को पावरफुल बनाया गया, ताकि कोई राज्य जो हो बाद में आकर के एक प्रकार से टिनके ना राज्य कि हम निकल जाएंगे, हम चाइना मिल जाएंगे या हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। इसी वजह से केंद्र को पावरफुल बनाया गया है, ताकि राज्य सरकारें केंद्र को चुनौती ना दे सकें। इसके लिए केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है। यदि राज्य सरकारों को अलग होने का अधिकार मिल जाएगा तो सोवियत संघ की तरह भारत भी विभाजित हो जाएगा। सोवियत संघ में पहले 15-16 देश मिलकर के एक बड़ा पूरा का पूरा सोवियत संघ बना था। 1991 में क्या हुआ कि एक प्रकार से सभी राज्य एक प्रकार से मिलकर के क्या किए, अलग अलग हो गए, और इस तरीके से 1991 में सोवियत संघ, जो कि एक प्रकार से बहुत बड़े क्षेत्र पूरा का पूरा एशिया छकाए हुए था, वो एक प्रकार से विखंडित हो जाता है। यूरोप और एशिया एक प्रकार से अधिकतर रूस के ही कब्जे में था, सब विखंडित हो गए। जैसे कि जो यूक्रेन वगैरह, बेलारूस, ये सब उसी से निकले हैं, ठीक है। तो ये सब रूस अलग हो गया, ऐसे ही भारत भी अलग हो सकता था। इसीलिए राज्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, और संविधान में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों की व्यवस्था भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब एकात्मक शासन के लक्षण क्या हैं? जैसे कि पहला लक्षण, एकात्मक शासन का पहला लक्षण ये है महोदय कि संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को सौंप दी गई। अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो भी बची कुछ शक्तियां हैं जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक प्रकार से केंद्र सूची में समाहित नहीं हैं, उन सभी शक्तियों को केंद्र के पास रख दिया गया है। या जैसे कोई बाहरी निर्णय लेना हुआ, या किसी बाहरी युद्ध के बारे में सोचना हुआ, किसी दूसरे देश से कोई तालमेल बैठाना हुआ, विदेश मंत्रालय हो, सेना के सारे मामले हुए, ये सब केंद्र सरकार के पास ही है। राज्य सरकार के पास कुछ नहीं है, कि मतलब उसकी पुलिस होती है, लेकिन बाकी एक प्रकार से जो सेना वगैरह वाले मामले होते हैं वो सब केंद्र सरकार के पास होते हैं। तो ये एकात्मक शासन का पहला लक्षण। दूसरी बात यह है कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। अगर किसी भी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना हुआ, राज्य का एक प्रकार से नाम बदलना हुआ, राज्य की आंतरिक राज्य को बांटना हुआ, जैसे कि जम्मू कश्मीर को एक प्रकार से बांटा गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसको किसको अधिकार था? केंद्र सरकार को अधिकार था। तो केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का पालन किया और उसको एक प्रकार से इंडियन टेरिटरी में विभाजित किया, यानी कि भारतीय एक प्रकार से जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें विभाजित किया। तो कहीं ना कहीं किसी राज्य को बांटने का, उसके सीमा में तोड़फोड़ करने का, उसका नाम बदलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा किसी भी राज्य को विभाजित करने का अधिकार केंद्रीय संसद को दिया गया है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया, ये एक प्रकार से क्या हुआ, ये एक प्रकार से केंद्रीय संसद को है, यानी संसद जो है, विधायिका जो है उसको प्राप्त है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के जो सांसद होते हैं उन्हीं को प्राप्त है। इसके अलावा देश के सभी नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त की गई है, और वह है भारत की नागरिकता। क्योंकि आप देखते हैं भारत में एक ही नागरिकता होती है, आप केवल भारत के नागरिक हैं। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, आप बिहार के नागरिक नहीं हैं, आप तमिलनाडु के नागरिक नहीं हैं। आप किसके नागरिक हैं? आप भारत के नागरिक हैं, आप इंडियन सिटीज़न हैं, ठीक है। और आप उत्तर प्रदेश के क्या हैं? आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हो सकते भाई, ठीक है। यानी भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था करी गई है। जबकि आप अगर देखेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि इसे मानते हैं अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया।
तो कैलिफोर्निया के भी एक नागरिक होते, मतलब कैलिफोर्निया के भी आप नागरिक होते हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं। यानी कि अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता है वो एक प्रकार से इसका मतलब ये होता है कि आप राज्य के भी नागरिक होंगे और देश के भी नागरिक होंगे। राज्य के कुछ अपने नियम कायदे होंगे और अपना, मतलब कैलिफोर्निया कभी भी अमेरिका से अलग हो सकता है, लेकिन भारत का राज्य उत्तर प्रदेश भारत से कभी अलग नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर कभी अलग नहीं हो सकता, ठीक है, मणिपुर कभी अलग नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक प्रकार से ये पावर दिया गया है। तो भारत में जहां एक तरफ एकात्मक शासन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं संविधान में, वहीं दूसरी तरफ संघात्मक शासन के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोनों में तालमेल है, इसीलिए भारत को ना तो एकात्मक ना ही संघात्मक कहना उचित होता है। इसीलिए भारत को एक अर्ध संघात्मक एक प्रकार शासन की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पांचवी बात, भारतीय संविधान संकट काल में पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। यानी कि अगर संकट स्थिति आ गई या जैसे कोई आपदा आ गई, कोई विपदा आ गई, या एक प्रकार से बोले तो जैसे कोई आर्थिक संकट आ गया या एक प्रकार से कोई बाहरी आक्रमण हो गया, उस दौरान एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन लग जाता है और इस समय केंद्र पावरफुल होता है, राज्य सरकार एकदम से निगलेक्ट हो जाती हैं और केंद्र सरकार एकदम से पावरफुल हो जाती है और पूरा का पूरा जो मुद्दा होता है रहे राज्य का चाहे केंद्र का, वो सब केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है। इस तरीके से एक प्रकार से संकटकालीन स्थिति में पूरी तरह एक प्रकार से एकात्मक शासन हो जाता है और केंद्र सरकार जो होती है वो खुल करके अपने मुद्दों पर काम करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, चले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा भाई। सभी दोस्तों को बताइए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर लगातार क्लासेस हो रही हैं, अभी आकर के ज्वाइन कर लें क्लासेस। ठीक है, चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। चले, प्रश्न है दबाव समूहों के प्रमुख कार्य बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप जैसे कि छात्र संगठन हो गया, छात्र संगठन हो गया, मजदूर संगठन हो गया, जो एक प्रकार श्रमिक संगठन हो गया, कृषक संगठन हो गया। ये सब संगठन जो होते हैं, ये सब कैसे संगठन है भैया? ये सब एक प्रकार से ये सब प्रेशर ग्रुप हैं, यानी दबाव समूह है। ये सब राजनीति में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित जरूर करते हैं। जैसे जो छात्रों का संगठन होता है वो एक प्रकार से डिसाइड कर लेता है कि भाई राजनीति में किसको वोट देना है। हो सकता है राजनीति, ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं कुछ लोगों का संगठन होता है जो एक ही विचारधारा को या एक किसी मुद्दे को एक प्रकार से प्राप्त करने के लिए या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन बनाते हैं और विद्रोह करते हैं, धरना करते हैं। ठीक है, ये अपने आवश्यकता की प्राप्ति के लिए एक ही विचारधारा को फॉलो करने वाले, तो एक प्रकार से ये होते हैं दबाव समूह। ठीक है, आज के युग में दबाव समूह की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए उसके द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। दबाव समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्य जो है निम्नलिखित हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला काम जो होता है दबाव समूह के द्वारा क्या है? अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। अपने सदस्य जो यानी कि जो भी एक प्रकार से समुदाय में हैं या फिर जो भी एक प्रकार से दबाव समूह के सदस्य हैं, उनके जो हित होते हैं उनके हितों की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करते हैं दबाव समूह के लोग। इसके अलावा दूसरी बात, जनमत के लिए निर्माण में सहायक होते। जनता का एक प्रकार से जो मत होता है, दबाव समूह के कहने पर बहुत सारे वोट होते हैं, इसीलिए राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं कई सारे दबाव समूहों को अपने आप में मिलाने का प्रयास करती है। दबाव समूह सपोर्ट कर देते हैं कि भाई हम आपकी पार्टी की तरफ हैं, हालांकि राजनीति में एक प्रकार से सीधे तौर पर ये नहीं आते हैं। जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के संचालन में सहायक होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सरकारें जब निरंकुश होती हैं, सरकार जो एक प्रकार से वादा करी है सरकार उस वादे को पूरा नहीं कर रही होती है, तो जब सरकार उस वादे को पूरा नहीं करती है तो ये दबाव समूह क्या करते हैं, धरना करते हैं कि भाई आपने ये वादा किया था, आपने वादा पूरा नहीं किया है। ये एक प्रकार से दबाव समूह करते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं। मैंने आपको बताया कार्यपालिका मतलब अगर कोई अधिकारी सरकारी काम अच्छे तरीके से नहीं करता है या कोई सांसद विधायक अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो उसको एक प्रकार से उसको सबक सिखाना या उसको उसके अधिकारों के प्रति सचेत करवाना दबाव समूह का काम होता है। इसके अलावा विधि निर्माण में सहायक होते, कानून बनाने में या कानून बनवाने में जो एक प्रकार से संगठन होते हैं तमाम सारे, ठीक है, दबाव समूह होते हैं, ये एक प्रकार से कानून के निर्माण में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा निर्वाचन कार्य में सहायक होते हैं, चुनाव वगैरह करवाने में। इसके अलावा राजनीतिक चेतना के निर्माण में भी सहायक होते हैं। पॉलिटिकल एक प्रकार से जो सिचुएशन है या पॉलिटिकल जो चेतना होती है उसके निर्माण में जनता की मानसिकता को चेंज करने में भी एक प्रकार से उपयोगी होते हैं। व्यक्ति और सरकार के बीच के मध्य में संचार के साधन होते हैं, यानी व्यक्ति
की बातों को या जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया हो सकते हैं ये जो दबाव समूह होते प्रेशर ग्रुप। ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार पर दबाव डाल करके सरकार से जनता के हित में काम करवाते हैं, अपने समूह के हित में काम करवाते हैं। वो होते हैं प्रेशर ग्रुप, वो होते हैं दबाव समूह। ठीक है, जैसे मजदूर संगठन, छात्रों का संगठन या ऐसे कई संगठन होते हैं। ठीक है, जैसे राकेश टिकैत का नाम आपने सुना होगा, मजदूरों के एक प्रकार से वो हैं वहाँ के, उन्होंने एक प्रकार से जब मजदूरों को लेकर के कानून बना था तो उसका विरोध किया था। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों में बहुत अंतर है। पहला अंतर ये है कि लक्ष्य के आधार पर अंतर है, दोनों का लक्ष्य अलग अलग होता है। दबाव समूह जो यानी प्रेशर ग्रुप जो होता है केवल अपने सदस्यों का हित देखता है। दबाव समूह दुनिया से नहीं मतलब रखता है, उसके जो सदस्य हैं दबाव समूह में जो लोग हैं, जैसे कि मजदूर संगठन मजदूरों के लिए को लेकर के ही बात करेगा, वो शिक्षा को लेकर के बात नहीं करेगा। जैसे जो बच्चे होंगे यानी कि जो विद्वान मतलब कि जो छात्रों का संगठन होगा वो छात्रों के लिए बात करेगा, वो मजदूरों के लिए बात नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जो दबाव समूह के लोग होते हैं केवल अपने हितों की पूर्ति या अपने सदस्यों के हित देखते हैं, जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं इनका लक्ष्य राष्ट्रहित होता है। ये सभी एक प्रकार से का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। दूसरा अंतर है संगठन के आधार पर। चूँकि राजनीतिक दल जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके संगठन का आधार व्यापक होता है, बड़ा होता है। जो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड आदि देशों में करोड़ों मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे भाजपा, कांग्रेस। ठीक है, ये सब एक प्रकार से ऐसे कई सारे संगठन या कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो विभिन्न देशों में भी काम कर रही हैं, वो एक प्रकार जनता का मत प्राप्त करती हैं। जबकि दबाव समूह जो होते हैं इनका संगठन काफ़ी सीमित होता है, ये बस किसी मुद्दे को लेकर के, किसी विचारधारा को लेकर के, किसी एक टाइप के लोगों का संगठन होता है। ठीक है, तीसरा अंतर यह है कि निर्वाचन के आधार, चुनाव के आधार पर राजनीतिक दल जो होती पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रमुख उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना है, यानी कि शासन सत्ता प्राप्त करना। वो इन निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं वो निर्वाचन में भाग लेते हैं, खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, जनता का वोट लेते हैं। जबकि दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप जो होते हैं इनका कार्य निर्वाचकों पर प्रभाव डालना होता है। निर्वाचक मतलब जो चुनाव खड़े होते हैं, जैसे कि जो चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी का, उन सांसद पर प्रभाव डालते हैं, सांसद को प्रभावित करते हैं जो दबाव समूह के लोग होते हैं। अब सांसद जो होते हैं वो दबाव समूहों से बातचीत करके अपने फेवर में वोट डालने के लिए लोगों से कहते हैं कि भाई आप हमारे फेवर में हो जाएं। तो दबाव समूह जो होते हैं वो प्रभावित करते किसको, निर्वाचक को। ठीक है, अपने समर्थक सदस्यों को जिताना होता है इस तरीके से, ये चीज़ें। चौथा अंतर ये है इसमें विधायिका के आधार पर। राजनीतिक दल विधानमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह होते हैं, जबकि दबाव समूह विधानमंडल के बाहर ही होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। दबाव समूह केवल बाहर ही काम करते हैं, विधानमंडल में या संसद में केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही बैठते हैं। अगला अंतर है सदस्य संख्या को लेकर के। राजनीतिक दल की सदस्य संख्या अधिक होती है, जबकि दबाव समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है। लेकिन एक व्यक्ति एक विशेष समय में एक ही दल का सदस्य हो सकता है, जबकि कोई भी व्यक्ति एक साथ कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है। यानी कि जैसे आप भाजपा के सदस्य हैं तो आप भाजपा के ही रहेंगे, कांग्रेस के आप नहीं बन सकते एक समय में। बाद में आप भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन दबाव समूह में आप हैं। आप मान लेते हैं कि आप विद्यार्थी संगठन में हैं और आप एक प्रकार से मजदूर संगठन में भी चले गए, तो ये हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बताइए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो किया ऐसा देश जहाँ पर सभी धर्मों को एक प्रकार से बराबर मान्यता दी जाती हो, सभी धर्म के लोग एक प्रकार से वहाँ पर बराबर तरीके से रहते हों। धर्मनिरपेक्ष राज्य से समान अभिप्राय यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाएगा। राज्य धर्म के आधार पर वह अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो तो आपको एक प्रकार से अलग ट्रीट करे, हिंदू को और मुसलमान को अलग ट्रीट करे। राज्य एक प्रकार से किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा देश। ठीक है, राज्य के द्वारा, राज्य मतलब देश के द्वारा धर्म को राजनीति से पूर्णतः अलग रखा जाएगा, पृथक रखा जाएगा। ये होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति का चुनाव, शासन की नीतियाँ, शासन के द्वारा आर्थिक सहायता आदि धर्म के आधार पर नहीं होंगे। ठीक है, राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं का संगठन धार्मिक आधार पर नहीं किया जाएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और न्यायालय के द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
राज्य के द्वारा नागरिकों को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सके और किसी भी धर्म को त्याग सके, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, किसी भी धर्म को मान सके, किसी भी धर्म को छोड़ सके। ये उस राज्य में या उस देश में नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य जो होता है धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ना करे, सभी नियुक्ति और सम्मान योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। विभिन्न विचारकों ने धर्मनिरपेक्षता की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, कि धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना या संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है कि भाई धर्म को माने ही ना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता कि धर्म को ही नहीं मानेंगे, वरन इसका तात्पर्य होता है पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि आप आध्यात्मिक हैं, लेकिन एक प्रकार से किसी एक ही धर्म को मानना राज्य का कोई एक प्रकार से धर्म नहीं, मतलब कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्म को बराबर दर्जा देगी, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करेगी। कानून की नज़रों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, धर्म, बौद्ध, पारसी सब एक जैसे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही होती धर्मनिरपेक्षता। तो भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भारत एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वेंकट रमन कहते हैं कि ऐसा राज्य ना तो धार्मिक होता है और ना ही विरोधी धर्म विरोधी होता है, या धार्मिक क्रियाओं और मतलब कि मतांतरों से परे तथा धार्मिक मामलों से तटस्थ होता है, यानी कि अलग होता है बिल्कुल। आप किसी भी धर्म को माने, सभी धर्मों को एक प्रकार से बराबर का दर्जा, सभी धर्मों की बराबर रिस्पेक्ट करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो ये केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा। यानी राज्य ये नहीं कहेगा कि आप हिंदू बन जाओ, राज्य ये नहीं कहेगा देश कि आप मुसलमान बन जाओ, आप बौद्ध बन जाओ, आप पारसी बन जाओ। राज्य ये कहेगा कि आप जो मन हो वो करो, यानी जैसा आपका धर्म कहता है वैसा आप करो, लेकिन हाँ धार्मिक मर्यादाओं को एक प्रकार से ध्यान में रख करके, राष्ट्रवाद को उससे खतरा ना हो। यानी अपने धर्म का आप प्रचार प्रसार करो, लेकिन राष्ट्र को उससे खतरा ना हो। ठीक है, अपने धर्म को आप मान सकते हो, कोई भी धर्म मान सकते हो, कोई भी धर्म आप त्याग सकते हो। क्लियर? संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का यही अर्थ होता है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्षता कहती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता शब्द की विशेषताएं या धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं बताएं। देखिए, ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में प्रश्न आएगा, 100% जान लीजिए। धर्मनिरपेक्षता यानी कि इसको आप एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषताएं कई सारी हैं। पहली विशेषता है धर्मनिरपेक्षता की, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। सबसे पहली बात, देश का अपना कोई धर्म नहीं होता, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें यानी राज्य में या देश में सभी धर्मों के प्रति सहनशील होता है, यानी सभी धर्मों को बराबर का दर्जा, सभी धर्म के प्रति सहनशीलता होती, सभी धर्मों के प्रति एक प्रकार से रिस्पेक्ट होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का प्रयोग करूं, इसका मतलब होता है देश से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तीसरी बात, धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी धर्मनिरपेक्ष जो देश होता है, राज्य होता है, अधार्मिक नहीं होता। यानी कि ये नहीं कि इसका मतलब ये कि नहीं कि यहाँ पर कोई धर्म आप मान ही नहीं सकते, या राज्य एक प्रकार से किसी भी धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता है, या राज्य अधार्मिक है, ऐसा नहीं है। राज्य धार्मिक होता है, लेकिन वो किसी एक धर्म का नहीं होता है। चौथा विशेषता यह है कि धर्मनिरपेक्षता की कि यह लोकतंत्र का पक्षपाती होता है, लोकतंत्र को मानने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किए तो इसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध होता है, इसमें धार्मिक शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता। इसके अलावा सभी धर्मों के नागरिकों को समान अधिकार मिलता है, सभी धर्म के नागरिकों को समानता दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। इसके अलावा ऐसा राज्य यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है, सभी धर्मों का एक प्रकार से सम्मान करता है। इसके अलावा कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का विरोध यहाँ पर नहीं करता है। इस तरीके से ये राज्य होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का इसी प्रकार से मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है, तो कल इसकी क्लास हुई थी, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने सोशियोलॉजी में सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट के बारे में समझा बहुत ही विस्तार से। ऐसे ही जैसे आज की वीडियो के माध्यम से हमने पॉलिटिकल साइंस के बारे में समझा, ऐसे हमने एक प्रकार से सोशियोलॉजी के बारे में कल समझा था, आप लोगों ने देखा। इसके बाद में ज्योग्राफी की क्लास जल्दी होगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।